Okay, so first requirement is to calculate fixed overhead rate per labor hour. So this is a requirement of standard rate. Now standard rate हमें पता है कि कैसे कैलकुलेट करते हैं। हम बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड्स लेते हैं और उसको बजटेड आवर्स पे डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पे बजटेड आवर्स कितने हैं वो आपको देखना पड़ेगा। अब बजटेड आवर्स कैसे निकलेंगे? बजटेड आवर्स के लिए आपको बजटेड यूनिट्स लेने पड़ेंगे, ठीक है, और फिर इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा जो स्टैंडर्ड है उससे, तो आपके पास बजटेड आवर्स आ जाएंगे। तो 6560 को अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करते हो तो आपके पास बजटेड आवर्स आ जाते हैं, राइट। 6560 मल्टीप्लाई बाय 2 13120, और यहाँ से आपका जो स्टैंडर्ड रेट निकलता है वो 1.75 पर आवर निकलता है। तो ये एक तो इस क्वेश्चन में था कि हमने स्टैंडर्ड रेट निकालना था। फिर उसके बाद वो कहते हैं फिक्स ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस निकालना है। फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस, नाउ वी नो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल एंड बजट, और उसको कैसे लिखते हैं? एक्चुअल आवर्स इनटू एक्चुअल रेट माइनस बजटेड आवर्स इनटू स्टैंडर्ड रेट। सो एक्चुअल और बजट का जो फर्क है उसको हम कहते हैं कि वो फिक्स ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस होता है। तो अब यहाँ पे हम देख लेते हैं जी एक्चुअल आवर्स कितने हैं। वैसे तो हमें पूरा फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड्स एक्चुअल दिया हुआ है, लाइक पूरा ही कैलकुलेट करके दिया हुआ है कि एक्चुअल फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड्स हैं वो 24,200 हैं। अगर आप इसको ब्रेक करके करना चाहते हैं तो फिर 12,600 हमारे पास एक्चुअल आवर्स हैं, 12,600, और फिर उसको हम यहाँ पर रेट निकाल लेंगे 24,200 को 12,600 पे तकसीम करके, तो हमारे पास एक एक्चुअल रेट आ जाएगा। तो स्टिल आई कैन डू टू द लेवल जिसमें मैं अपना पूरा फॉर्मूला उसी तरीके से यूज करूंगा, लेकिन डिवाइड करने से बात तो वहीं पे आ जाएगी। सो एक्चुअल रेट यहाँ पे 1.92 बन रहा है, और इसको अगर मैं 12,600 से मल्टीप्लाई करूंगा तो बात वहीं पे आ जाएगी। लेट मी जस्ट रीकैलकुलेट, 24,200 तकसीम 12,600, सो 1.92, और जब इसको मैं 12,600 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो बात वहीं पे आ जाती है, ठीक है। तो ये बेसिकली गिवन था कि 24,200 के एक्चुअल ओवरहेड्स हैं। अब बजटेड के लिए क्या करना है? आपने बजटेड आवर्स लेने हैं। बजटेड आवर्स अभी मैंने आपको बताया कि कैसे आते हैं। ये आपने बजटेड आवर्स निकाले थे, तो 13,120 को मल्टीप्लाई करना है 1.75 से। इनफैक्ट ये बजटेड भी हमें दिया हुआ था 22,960, ये भी हमें दिया हुआ था। तो ये भी इनफैक्ट मैंने तो सिर्फ आपको उसको बाइफरकेट करके दिखाया, अदरवाइज एक्चुअल की फिगर भी दी हुई थी हमें और बजटेड की फिगर भी दी हुई थी। तो बेसिकली इस वेरिएंस को निकालने के लिए मुझे कोई खास मेहनत नहीं करनी थी। तो यहाँ पे ये वेरिएंस आता है 1240। अब इंटरप्रिटेशन क्या है? अगर एक्चुअल ज्यादा है बजटेड से तो ये एडवर्स होगा, एक्चुअल ज्यादा है बजटेड से तो एडवर्स होगा, ये इसकी इंटरप्रिटेशन है। फिर उसके बाद नॉर्मली जो वेरिएंस गड़बड़ करते हैं स्टूडेंट्स को, जो प्रॉब्लम करते हैं, वो अब वो स्टार्ट हो गए हैं। उसमें क्या है जी? फिक्स्ड ओवरहेड कैपेसिटी वेरिएंस। फिक्स्ड ओवरहेड कैपेसिटी वेरिएंस। अब मैंने आपको बहुत शॉर्टकट सा बताया था कि कैपेसिटी वेरिएंस डिफरेंस होता है एक्चुअल आवर्स का और बजटेड आवर्स का, और इसको मल्टीप्लाई करना होता है स्टैंडर्ड रेट से। और फिर मैंने आपको एक बताया था कि फिक्स्ड ओवरहेड जो वॉल्यूम एफिशिएंसी वेरिएंस होता है वो डिफरेंस होता है एक्चुअल आवर्स का और स्टैंडर्ड आवर्स का, और उसको मल्टीप्लाई करना होता है स्टैंडर्ड रेट से। और उसके आगे लिखा हुआ है फिक्स ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस। तो वॉल्यूम वेरिएंस का मैंने आपको ये बताया था कि उसके लिए आप बजटेड आवर्स इनटू स्टैंडर्ड रेट लेते हैं और माइनस स्टैंडर्ड आवर्स इनटू स्टैंडर्ड रेट लेते हैं। तो ये सारी कल हमने इस पे अच्छी खासी डिस्कशन की थी। आज तो सिर्फ मैं इसको क्वेश्चन के डेटे से समझा रहा हूँ और इंटरप्रिटेशन बता रहा हूँ। तो चलें जी, अब यहाँ से स्टैंडर्ड रेट हमने निकाल लिया था 1.75, एक्चुअल आवर्स हमें पता है 12,600, बजटेड आवर्स हमें पता है कितने थे? 13,120। तो यहाँ से मेरा एक क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ठीक है। इंटरप्रिटेशन अभी मैं आपसे पूछता हूँ, मैंने अभी आपको इंटरप्रिटेशन बताई थी। तो 12,600 माइनस 13,120 मल्टीप्लाई बाय 1.75, तो हमारा यहाँ पे जो आंसर आता है वो 910 है।
अब जरा कोई मुझे बता दे कि ये जो कैपेसिटी वेरिएंस है ये फेवरेबल है या एडवर्स है? फेवरेबल है या एडवर्स है? फेवरेबल है। पता नहीं, आप कह रहे हैं फेवरेबल है। अली ने कहा जी फेवरेबल है। एनीबॉडी एल्स? फेवरेबल है। और हमजा कह रहे हैं एडवर्स है। तो लगता है हमजा को मेरी बात समझ आई है। मैंने ये कहा था कि अगर आप अपनी कैपेसिटी से ज्यादा काम करें तो ये फेवरेबल समझा जाता है। इससे क्या होगा, आपके फिक्स ओवरहेड्स ज्यादा एब्जॉर्ब हो जाएंगे जब आप अपनी कैपेसिटी से ज्यादा काम करोगे। अच्छा, तो एक ये बात याद रख लें कि जब आपके एक्चुअल आवर्स कैपेसिटी से ज्यादा होंगे, राइट, सो यहाँ पे तब फेवर। अब यहाँ पे क्या है जी, बजटेड कैपेसिटी थी 13,120 की, एक्चुअल आपने कम काम किया, तो ये एडवर्स है। आपने अपनी कैपेसिटी से कम काम किया है। मैं रिपीट कर रहा हूँ वर्ड, आपने अपनी कैपेसिटी से कम काम किया है, तो एडवर्स होगा। कैपेसिटी से ज्यादा काम करोगे फेवरेबल होगा। चलो, होपफुली आपको ये याद जहन में बैठ जाएगी बात, नहीं तो कहीं ये लिख ले एक जगह पे, मैंने वो वेरिएंस वाले फॉर्मूलाज में लिखी भी है। अच्छा, अब है एफिशिएंसी वेरिएंस। तो एफिशिएंसी वेरिएंस के लिए स्टैंडर्ड रेट है 1.75। एक्चुअल आवर्स आपको पता है 12,600 स्टैंडर्ड आवर्स। अच्छा, जब आप स्टैंडर्ड आवर्स लेते हैं तो आप ये देखते हैं कि एक्चुअल कितने यूनिट बनाने थे। तो हमने एक्चुअल बनाने थे जी 6,460 यूनिट। तो 6,460 यूनिट्स बनाने के लिए स्टैंडर्ड के मुताबिक दरबे 2, तो 6,460 यूनिट्स बनाने के लिए मल्टीप्लाई बाय 2, घंटे कितने लगने चाहिए थे? 12,920। लग कितने गए? 12,600। ठीक है, 12,600 लग गए। लगने कितने चाहिए थे? 12,920। तो 320 घंटे आपके कम लगे। तो अब अगर आप 320 घंटे कम लगाते हो तो 320 मल्टीप्लाई बाय 1.75, तो 560 का वेरिएंस आता है। ये फेवरेबल होगा या एडवर्स होगा? ये फेवरेबल होगा, क्योंकि आपकी एफिशिएंसी ज्यादा है। आपकी एफिशिएंसी ज्यादा है। आपने जो काम 12,920 घंटों में होना चाहिए था वो 12,600 घंटों में कर दिया। तो ये जो एफिशिएंसी है और कैपेसिटी है, ये दो डिफरेंट चीजें हैं। ठीक है, एफिशिएंसी या कैपेसिटी जो है वो दो डिफरेंट चीजें हैं। ठीक है, तो अब देखें, मैं इसकी मिसाल आपको यूं भी समझाता हूँ, शायद पता नहीं ये वाली बात आपके जहन में बैठ जाए कि आप स्टूडेंट हैं। ठीक है, तो अभी लेट्स से अगर आपकी पढ़ने की कैपेसिटी ये है कि आप सिर्फ 2 घंटे पढ़ पाते हैं और उसके अंदर जो भी आप अचीव करते हैं वो आप कर लेते हैं, तो ये आपकी कैपेसिटी है। ठीक है, ये लेट्स से आपकी बजटेड कैपेसिटी है, बजटेड आवर्स हैं, आपने जो कैपेसिटी अपनी सेट की हुई है वो 2 आवर्स अ डे पढ़ने की है। अगर आप इसको बढ़ा लेंगे, अपनी कैपेसिटी को 2 से 4 घंटे कर लेंगे, तो ज्यादा ही काम कर पाएंगे ना, और ज्यादा अचीव कर पाएंगे, तो ये बात फेवरेबल है। तो कैपेसिटी के मामले में जब आपकी एक्चुअल ज्यादा होता है बजटेड से, तो ये बात फेवरेबल है। अच्छा, एफिशिएंसी बिल्कुल इसके उलट है। एफिशिएंसी फेवरेबल तब होती है जब आप 2 घंटे वाला काम 1 घंटे में कर लेंगे। ऐसे ही होगा ना, जब आप 2 घंटे वाला काम 1 घंटे में कर लेंगे तो क्या बढ़ जाएगी? एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। तो फिर ये तब फेवरेबल होगा। तो बीइंग अ स्टूडेंट आपको क्या करना है? आपको अपनी कैपेसिटी भी बढ़ानी है, आपको अपनी एफिशिएंसी भी बढ़ानी है। मैं आपको बताऊं, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनकी एफिशिएंसी तो बहुत अच्छी होती है लेकिन उनकी कैपेसिटी अच्छी नहीं होती, इसलिए वो ज्यादा नहीं पढ़ पाते। और बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनकी एफिशिएंसी अच्छी नहीं होती लेकिन उनकी कैपेसिटी बहुत होती है, 8-8 घंटे पढ़ते हैं, इसलिए वो कुछ ना कुछ अचीव कर लेते हैं। राइट। और अगर इसमें अगर हम देखें तो नॉर्मली चले, मैं इसको जेंडर स्पेसिफिक नहीं करता, वरना मैं मेल फीमेल का कंपैरिजन आपको करके दे सकता था कि किसकी कैपेसिटी ज्यादा होती है और किसकी एफिशिएंसी ज्यादा होती है। बट वो खैर बड़ा जनरलाइज हो जाता है। एनीवेज, इस मिसाल से होपफुली आपको समझ आ गया होगा, कैपेसिटी और एफिशिएंसी वेरिएंस ये बहुत एम्बिगुअस हो जाता है स्टूडेंट्स के लिए और वो उसमें बहुत गलतियां करते हैं। ये मैंने आपको समझा दिया कि कैपेसिटी और एफिशिएंसी वेरिएंस की क्या इंटरप्रिटेशन है। अच्छा, अब अगर मैं सिर्फ इन दो वेरिएंसेस को मिला दूं तब भी वॉल्यूम वेरिएंस आ जाता है, और अगर वॉल्यूम वेरिएंस को डायरेक्टली भी निकालना चाहूं तब भी आ जाता है। इंटरप्रिटेशन क्या होगी? अगर बजट ज्यादा है स्टैंडर्ड से तब ये एडवर्स होगा, और अगर बजट कम है स्टैंडर्ड से तो फेवरेबल होगा। ये उसकी इंटरप्रिटेशन है, पहले भी इससे बात हो चुकी है और बहुत सारे स्टूडेंट ने इन द मीन टाइम क्वेश्चन कर भी लिया है। तो अब किसी का अगर कोई स्पेसिफिक सवाल है तो वो पूछ ले, अदरवाइज फिर मैं जो है आगे
जो एडवांस वेरिएंसेस हैं, एडवांस नहीं, सबसे पहले सेल्स वेरिएंसेस और उसके बाद फिर मिक्स यील्ड वेरिएंसेस। उस पर बड़ा एक इंटरेस्टिंग लेक्चर है, जिस तरह कल मैंने आपको वेरिएंसेस सिखाए थे, तो आज भी मैं एक शॉर्ट लेक्चर देता हूँ आपको फार्मूलाज का और अप्रोच का। और उसके बाद जो क्वेश्चन मेरे ख्याल में आज हम शायद एमसीक्यूज या किट में से तो नहीं कर पाएंगे, हम इसी जो मैं आपको कैप्लन का चैप्टर पढ़ा रहा हूँ इसी में से हम कुछ क्वेश्चंस कर लेंगे आज। बाकी अगर कल सेशन रखना पड़ा तो कल रख लेंगे। तो आई होप कोई क्वेश्चन नहीं है, आगे चलते हैं। ओके जी, सो होपफुली यू आर नाउ वेरी क्लियर अबाउट these variances, ठीक है। अच्छा, अब मैं थोड़ी देर के लिए इस चैप्टर को भी मिनिमाइज कर देता हूँ। मुझे अब समझ लें, एक पूरा इस वक्त एक बोर्ड चाहिए आपको अगली बात समझाने के लिए, और अगेन मैं आई विल टेक लाइक 15 to 20 मिनट्स टू टॉक अबाउट दी अदर वेरिएंसेस जिस पे मैं आज बात करना चाह रहा हूँ। आज जिन वेरिएंसेस में बात करनी है उसमें से सबसे पहला वेरिएंस है सेल्स का। तो कल चूंकि हम कॉस्ट वेरिएंसेस पे बात कर रहे थे, तो सेल्स के वेरिएंसेस उसमें हमने बात नहीं की। तो आज सबसे पहले तो स्टार्ट कर लेते हैं सेल्स वेरिएंस पे। सेल्स वेरिएंस को खैर हम एडवांस वेरिएंस तो नहीं कहते, लेकिन चूंकि कॉस्ट वेरिएंसेस पे बात की थी तो अब सेल्स वेरिएंस पे बात करनी है। तो सेल्स वेरिएंस के भी दो वेरिएंसेस होते हैं, एक होता है सेल्स प्राइस वेरिएंस। अब मुझे आपको वो सारी गेम भी समझाने की जरूरत नहीं है, सिंपल सा फॉर्मूला मैं यहाँ पे लिखता हूँ, एक्चुअल सेलिंग प्राइस और स्टैंडर्ड सेलिंग प्राइस का फर्क मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल क्वांटिटी सोल्ड, ये होगा सेल्स प्राइस वेरिएंस। और उसके बाद दूसरा होता है सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस। तो सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस एक्चुअल क्वांटिटी का और बजटेड क्वांटिटी का फर्क होता है, और उसको मल्टीप्लाई करना होता है स्टैंडर्ड प्रॉफिट मार्जिन से। अब यहाँ पे दो पॉसिबिलिटीज होती हैं, या तो कंपनी मार्जिनल कॉस्टिंग सिस्टम यूज कर रही होती है, मार्जिनल कॉस्टिंग सिस्टम, या फिर कंपनी एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग सिस्टम यूज कर रही होती है। तो अगर कंपनी मार्जिनल कॉस्टिंग सिस्टम यूज कर रही है तो फिर हम यहाँ पे लेंगे स्टैंडर्ड कंट्रीब्यूशन मार्जिन, और अगर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग यूज कर रही है तो लेंगे स्टैंडर्ड प्रॉफिट मार्जिन। ठीक है, तो ये मैं इसलिए यहाँ पे जो वर्ड है वो लिख देता हूँ, स्टैंडर्ड मार्जिन में यहाँ पे एक वर्ड लिख देता हूँ, और फिर उसके बाद अगर तो ये मार्जिनल है तो कंट्रीब्यूशन मार्जिन होगा, और अगर एब्जॉर्प्शन है तो प्रॉफिट मार्जिन होगा। इंटरप्रिटेशन ऑब्वियसली, अगर आपने ज्यादा महंगा बेच दिया है फेवरेबल, अब ये ऑपोजिट है उसके, अगर आपकी ज्यादा प्राइस पे बिका है तो फेवरेबल, कम प्राइस पे बिका है तो एडवर्स, अगर आपने ज्यादा क्वांटिटी बेच दी है फेवरेबल, कम क्वांटिटी बेची है तो एडवर्स। तो अनलाइक कॉस्ट वेरिएंसेस जिसमें फेवरेबल जो है वो माइनस होता है और एडवर्स प्लस होता है, रेवेन्यू वेरिएंस में फेवरेबल प्लस ही होता है और एडवर्स माइनस ही होता है मैथमेटिकली। ये एक बड़ी बेसिक सी बात है, मेरा नहीं ख्याल इसमें कोई खास एम्बिगुइटी होती है स्टूडेंट्स को, स्टूडेंट्स आसानी से ये वेरिएंस निकाल लेते हैं, इसलिए मैं मजीद टाइम स्पेंड नहीं करूंगा। अभी हम बुक में से जाके इसका एक क्वेश्चन जरूर देख लेंगे। तो कोशिश करेंगे आज जितने भी वेरिएंसेस पे बात हो उसका एक एक एग्जाम्पल क्वेश्चन हम देख लें, और फिर ऑब्वियसली उसके बाद हम एमसीक्यूज पे जा सकेंगे। इसके बाद अब यहाँ पे मैंने बात करनी है मिक्स और यील्ड वेरिएंसेस पे, और इसको आपने बहुत गौर से सुनना है, मिक्स एंड यील्ड वेरिएंसेस। तो अब ये जो मिक्स एंड यील्ड वेरिएंसेस हैं, ये मटेरियल के भी हो सकते हैं, ये लेबर के भी हो सकते हैं, ये सेल्स के भी हो सकते हैं, ज्यादातर मटेरियल के एग्जामिन होते हैं, बहुत रेयरली लेबर के एग्जामिन होते हैं। ठीक है, तो अब ये है क्या, पहले तो इसको यूं समझें कि ये उस सिनेरियो में है जिसमें एक प्रोडक्ट को बनाने में एक से ज्यादा मटेरियल लगता है, और वो एक से ज्यादा मटेरियल जो है वो इंटरचेंजेबल होता है, यानी कि आपकी मर्जी आप ए यूज कर लें, आपकी मर्जी आप बी यूज कर लें। ठीक है, तो आप उसको उसको सब्स्टिट्यूट कर सकते हो एक दूसरे के साथ, राइट। तो
अब वहां पे फिर बात आ जाती है कि हमने मिक्स करना है। तो लेट्स से अगर एक प्रोडक्ट है, उसमें 3 तरह के मटेरियल लगते हैं और वो आपस में सब्स्टिट्यूटेबल है, तो हम उस तीनों को, अब उसमें कोई एक मटेरियल सस्ता भी हो सकता है, लेट्स से इसकी प्राइस $10 है, इसकी प्राइस $8 है, इसकी प्राइस $4 है, और ये एक दूसरे के साथ सब्स्टिट्यूटेबल है। तो हम इसका एक स्टैंडर्ड मिक्स बनाते हैं कि हमने ए का कितना क्वांटिटी यूज करना है, बी की कितनी क्वांटिटी यूज करनी है और सी की कितनी क्वांटिटी यूज करनी है। तो मटेरियल के डिफरेंट ग्रेड्स के हिसाब से, मटेरियल की डिफरेंट क्वालिटी के हिसाब से हम क्वांटिटी का तयन कर लेते हैं। इसी तरह लेबर के स्किल्ड और अनस्किल्ड और सेमी स्किल्ड के हिसाब से हम एक कॉम्बिनेशन बनाते हैं कि हम लेबर इस तरीके से इस्तेमाल करेंगे। तो जब आप एक प्रोडक्ट में एक से ज्यादा मटेरियल इस्तेमाल करते हो और वो इंटरचेंजेबल होता है, सब्स्टिट्यूटेबल होता है, तो आप उसका एक स्टैंडर्ड मिक्स बना लेते हो कि हमने इस प्रोपोर्शन में मटेरियल यूज करना है और इससे इतनी आउटपुट आएगी। तो अगर आप एक्चुअल में उससे हट के इस्तेमाल करोगे उस मिक्स से, ठीक है, उस मिक्स से हट के इस्तेमाल करोगे, तो फिर आपकी ऑब्वियसली कॉस्ट ज्यादा लगेगी। तो अगर आपने लेट से चाय बनानी है और उस चाय बनाने में आपने चीनी और चाय की पत्ती और दूध इस्तेमाल करना है और उसका एक स्टैंडर्ड मिक्स होना चाहिए, तो अगर आप उस मिक्स से हट के जो महंगी वाली चीज है वो ज्यादा इस्तेमाल कर लोगे और सस्ती वाली चीज कम इस्तेमाल कर लोगे, लेट से पानी अगर बीच में ऐड कर दीजिए तो पानी ज्यादा इस्तेमाल कर लोगे, तो उसके अंदर फिर कोई ना कोई मिक्स की वजह से कॉस्ट कम ज्यादा होगी और उसका यील्ड और उसकी जो आउटपुट है वो कम ज्यादा होगी। तो जो मिक्स और यील्ड वेरिएंसेस हैं, ये बेसिकली वॉल्यूम वेरिएंस को एक्सप्लेन करते हैं। तो एक बात अब यूं समझ लें कि अब हम क्या कर रहे हैं, हम मटेरियल वॉल्यूम वेरिएंस को फर्दर एनालाइज कर रहे हैं इनटू मिक्स एंड यील्ड वेरिएंस। तो ये जो मिक्स और यील्ड वेरिएंस का ताल्लुक होता है वो वॉल्यूम वेरिएंस से होता है। तो हम क्या कर रहे हैं, हम लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस को फर्दर एनालाइज करेंगे, किसमें, मिक्स और यील्ड में। ठीक है, तो एक तो बात मैंने आपको ये बता दी कि मिक्स और यील्ड वेरिएंस का ताल्लुक वॉल्यूम वेरिएंस से है। जब हम वॉल्यूम वेरिएंस को फर्दर एनालाइज करते हैं तो फिर हम देखते हैं कि वॉल्यूम का जो वेरिएंस आ रहा है वो कितना मिक्स की वजह से आ रहा है और कितना यील्ड की वजह से आ रहा है। ठीक है, अभी जरा मिक्स और यील्ड को मैं एक दफा और एक्सप्लेन करता हूँ। मैं उससे पहले आपको एक अप्रोच बता दूं कि आपने करना क्या है। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले मटीरियल के बारे में बात करता हूँ और मैं सिंपली यहाँ पे आपको अप्रोच बताने लगा हूँ, मैं कोई क्वेश्चन नहीं कराने लगा। क्वेश्चन जब आएगा तो मैं फिर करा दूंगा। तो अप्रोच ये होगी कि आपने एक्चुअल क्वांटिटी लेनी है एक्चुअल मिक्स के हिसाब से। ये नॉर्मली क्वेश्चन में दिया होता है कि आपने ए बी सी को इतना यूज किया है और वो जो भी कॉम्बिनेशन दिया होता है वो एक्चुअल मिक्स ही दिया होता है। उसके बाद आपने एक्चुअल क्वांटिटी लेनी है स्टैंडर्ड मिक्स में। ठीक है, ये अभी फिलहाल आप यू नोट ही कर लें मेरे ख्याल में। तो उसके बाद ये मुझे बात न्यूमेरिकल से समझानी पड़ेगी कि एक्चुअल क्वांटिटी एक्चुअल मिक्स और एक्चुअल क्वांटिटी स्टैंडर्ड मिक्स हम कहना क्या चाह रहे हैं, क्योंकि जब तक डाटा नहीं होगा आपको ये बात समझ नहीं आएगी। लेकिन मैं जरा एक अप्रोच बता रहा हूँ। तीसरी चीज है स्टैंडर्ड क्वांटिटी स्टैंडर्ड मिक्स। अब इन दो का जो फर्क है ये कहलाएगा मिक्स वेरिएंस और इन दो का जो फर्क है ये कहलाएगा यील्ड वेरिएंस। और इस फर्क को फिर आपने मल्टीप्लाई करना होगा डेफिनेटली स्टैंडर्ड प्राइस से। ये तो यूनिट्स में फर्क आ जाएगा, ये तो सिर्फ यूनिट्स का फर्क पता लगेगा ना आपको, आपने उसे फिर मल्टीप्लाई करना है स्टैंडर्ड प्राइस से, तो फिर उसके बाद आपको पता लग जाएगा वेरिएंस। ठीक है, तो अगर आप एक्चुअल क्वांटिटी एक्चुअल मिक्स और एक्चुअल क्वांटिटी स्टैंडर्ड मिक्स का डिफरेंस लेते हो, यानी कि आपने ये देखा कि जो क्वांटिटी आपने इस्तेमाल की है और जिस मिक्स में इस्तेमाल की है वो, और जो क्वांटिटी जिस मिक्स में इस्तेमाल होनी चाहिए थी, जब उसका फर्क लोगे तो ये मिक्स का वेरिएंस आएगा। और उसके बाद एक्चुअल क्वांटिटी स्टैंडर्ड मिक्स और स्टैंडर्ड क्वांटिटी स्टैंडर्ड मिक्स का जब फर्क लोगे तो यील्ड वेरिएंस आएगा। अगर आपने इसे लेबर पे अप्लाई करना है तो कोई मसला नहीं है, आप इसी तरीके से एक्चुअल आर एक्चुअल मिक्स लो और एक्चुअल आर स्टैंडर्ड मिक्स लो और स्टैंडर्ड आर स्टैंडर्ड मिक्स लो। और उसके बाद इसी तरीके से अगर आप पहले दो आइटम्स का डिफरेंस लोगे इन दो का तो ये कहलाएगा मिक्स वेरिएंस। और अगर आप
इन दो का फर्क लोगे, ठीक है, इन दो का फर्क लिया मिक्स वेरिएंस, और अगर आप इन दो का फर्क लोगे तो यील्ड वेरिएंस। तो अगेन मैं आपके जहन में एक अप्रोच डालना चाह रहा हूँ कि आपने इसको एक ही अप्रोच से लेके चलना है। ये आपने नहीं चलना कि जी मटेरियल के अलग फार्मूला याद करो, लेबर के अलग करो, फिर उसके बाद आप सेल्स की बारी आए तो फिर आपको अलग से याद करना पड़े। सिंपली आपने इसी एक ही अप्रोच से सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो इसको डेफिनेटली आप मल्टीप्लाई कर दोगे स्टैंडर्ड रेट से। उसके बाद आ जाते हैं सेल्स के वेरिएंसेस। तो अगर सेल्स के वॉल्यूम के वेरिएंसेस को आपने मिक्स और यील्ड में एनालाइज करना हो, फिर वही फॉर्मूलाज आ जाएंगे, एक्चुअल क्वांटिटी इनटू एक्चुअल मिक्स। अब दिस टाइम दिस इज द क्वांटिटी ऑफ सेल्स, और एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड मिक्स, और बजटेड क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड मिक्स। तो अगर आप ये ले लेते हो तो इसका और इसका फर्क ये कहलाएगा मिक्स वेरिएंस, और इसका और इसका फर्क ये कहलाएगा यील्ड वेरिएंस। और डेफिनेटली ये तो यूनिट्स में पता लग जाएगा, फिर आपने इसको स्टैंडर्ड प्रॉफिट मार्जिन से या स्टैंडर्ड कंट्रीब्यूशन मार्जिन से मल्टीप्लाई करना है, डिपेंडिंग अपॉन आप कौन सा सिस्टम यूज कर रहे हो। तो मिक्स और यील्ड वेरिएंस के वक्त आपने इस तरीके से एक टेबल बनाना है, और उस टेबल से आपने तमाम मसले हल कर लेने हैं। तो इसके बाद मैं एक छोटी सी बात और कर लेता हूं, और फिर उसके बाद क्वेश्चन से आपको डिटेल में समझाता हूं, ताकि एक दफा ये हम फॉर्मूला वाली अप्रोच अलग से सेट कर लें और उसके बाद हम क्वेश्चन पे आ जाएं। इसके बाद आता है प्लानिंग एंड ऑपरेशनल वेरिएंस, एक लास्ट टॉपिक, प्लानिंग एंड ऑपरेशनल वेरिएंस। अब अगेन ये जो प्लानिंग एंड ऑपरेशनल वेरिएंस है, इसको भी आप एक अप्रोच से समझो। इसके लिए भी आपने ये नहीं करना कि मटेरियल के प्लानिंग और ऑपरेशनल का अलग फॉर्मूला याद करो, लेबर के अलग, सेल्स के अलग। तो बेसिकली पहले तो आप प्लानिंग और ऑपरेशनल वेरिएंस को यूं समझो कि आपका जो टोटल वेरिएंस आता है, ये या तो रॉन्ग प्लानिंग की वजह से आ सकता है कि आपने प्लान ही गलत बनाया था, या ऑपरेशंस की वजह से आता है, ऑपरेशनल रीजंस की वजह से। अच्छा, अब जब हमने भी पीछे तमाम वेरिएंसेस देखे, हमने मटेरियल के वेरिएंसेस देखे, लेबर के वेरिएंसेस देखे, ओवरहेड्स के वेरिएंसेस देखे, तो फिर उसके कॉजेस को भी हम जरा सोचते हैं कि जी क्यों प्राइस ज्यादा लगी, क्यों मटेरियल ज्यादा लगा। तो उसमें से ज्यादातर जो कॉजेस आप सोच रहे होते हैं ना, वो ऑपरेशनल होते हैं कि अच्छा इनएफिशिएंट बाइंग हुई होगी, पुअर क्वालिटी ऑफ मटेरियल होगा, लेबर ने ट्रेन नहीं होगी, मशीन खराब होगी। तो ये हम सारे ऑपरेशनल रीजंस बता रहे होते हैं। वेरिएंस आने का एक बहुत बड़ा रीजन ये भी हो सकता है कि आपने प्लानिंग ही गलत की थी, रॉन्ग प्लानिंग। तो जब आप रॉन्ग प्लानिंग करोगे, रॉन्ग एस्टिमेट सेट करोगे, तो प्लानिंग वेरिएंस आएगा। तो अब अगर हम ये एनालाइज करना चाहें कि हमारा जो वेरिएंस आ रहा है वो प्लानिंग की वजह से कितना है, यानी कि रॉन्ग प्लानिंग की वजह से कितना है, और ऑपरेशनल इनएफिशिएंसीज की वजह से कितना है, तो फिर हम अपने वेरिएंस को प्लानिंग और ऑपरेशनल वेरिएंसेस में स्प्लिट कर लेते हैं। तो अगेन ये स्प्लिटिंग है, ये डीप एनालिसिस है। देखिए हम कर क्या रहे हैं, हम एक लेवल और जाके आगे देख रहे हैं कि वजह क्या है, प्लानिंग वजह है या ऑपरेशंस वजह है। तो हम इस तरीके से बेसिकली वी आर ट्राइंग टू डिग डीपर। अब ये वेरिएंस निकलता कैसे है, तो अब आप यूं देखें, एक तरफ एक्चुअल है, एक तरफ स्टैंडर्ड है, राइट। और एक्चुअल और स्टैंडर्ड का अगर हम फर्क लेते हैं तो उसको हम कह देते हैं वेरिएंस। अब बीच में आपने सिर्फ एक चीज और डाल देनी है, और वो है रिवाइज्ड स्टैंडर्ड, रिवाइज्ड स्टैंडर्ड। ठीक है, ये यहाँ पे एक चीज और आपने डाल दी। मैं आपको ओवरऑल जनरल बात बता रहा हूँ, मैं अभी किसी स्पेसिफिक टू दी मटेरियल, लेबर या ओवरहेड आपको नहीं बता रहा। एक तरफ एक्चुअल है, एक तरफ स्टैंडर्ड है। आप स्टैंडर्ड कह लो या बजट कह लो, आप यहाँ पे बजट का वर्ड भी यूज कर सकते हो। आपने बीच में सिर्फ एक चीज ऐड कर दी, और वो क्या है, रिवाइज स्टैंडर्ड। तो जब आप एक्चुअल और रिवाइज स्टैंडर्ड का फर्क लेते हो, तो इसको हम कहते हैं ऑपरेशनल वेरिएंस। ऑपरेशनल वेरिएंस क्यों? क्योंकि हमने स्टैंडर्ड रिवाइज भी कर दिया और फिर एक्चुअल से कंपेयर किया, तो जो प्लानिंग का एरर हो सकता है वो खत्म हो गया। जब हमने स्टैंडर्ड को
रिवाइज किया तो प्लानिंग का एरर खत्म हो गया, फिर भी अगर वेरिएंस आता है तो क्यों आ रहा होगा? ऑपरेशंस की वजह से। और अगर आप स्टैंडर्ड, ओरिजिनल स्टैंडर्ड का और रिवाइज स्टैंडर्ड का फर्क ले लोगे तो ये वेरिएंस किस वजह से होगा? रॉन्ग प्लानिंग की वजह से। तो यहाँ पे हमने एक बात तय कर ली कि ओरिजिनल स्टैंडर्ड और रिवाइज स्टैंडर्ड का फर्क प्लानिंग वेरिएंस है, और एक्चुअल रिजल्ट्स का और रिवाइज स्टैंडर्ड का फर्क जो है वो ऑपरेशनल वेरिएंस है। अगर आपको इतनी बात समझ आ गई है तो आप किसी भी वेरिएंस को प्लानिंग और ऑपरेशनल में एनालाइज कर सकते हो। कैसे कर सकते हो मैं भी आपको बताता हूँ। मिसाल के तौर पर आपका वेरिएंस है मटेरियल प्राइस वेरिएंस। अब आपको पता है इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है एक्चुअल प्राइस माइनस स्टैंडर्ड प्राइस मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल क्वांटिटी। अब अगर मैंने ये जानना है कि ये वेरिएंस प्लानिंग की वजह से कितना है और ऑपरेशंस की वजह से कितना है, मैं इसका प्लानिंग वेरिएंस निकालना चाहता हूं और मैं इसका ऑपरेशनल वेरिएंस निकालना चाहता हूं, तो फिर फॉर्मूला कैसे बनेगा? अब आप देख लें, इट्स वेरी इजी। फॉर्मूला ऐसे बनेगा कि एक्चुअल क्वांटिटी तो मैं सेम रखूंगा क्योंकि मैं तो सिर्फ प्राइस का प्लानिंग और ऑपरेशनल वेरिएंस निकाल रहा हूँ ना। तो मैं क्या करूंगा, मैं एक्चुअल प्राइस को, सॉरी मैं चूंकि प्लानिंग का देख रहा हूँ तो प्लानिंग के लिए मैं क्या करूंगा, मैं रिवाइज्ड स्टैंडर्ड प्राइस को कंपेयर करूंगा स्टैंडर्ड प्राइस से, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि प्लानिंग का वेरिएंस स्टैंडर्ड को रिवाइज स्टैंडर्ड से कंपेयर करने से आता है। अगर मैंने ऑपरेशनल वेरिएंस देखना है तो मैं एक्चुअल प्राइस को रिवाइज स्टैंडर्ड प्राइस से कंपेयर करूंगा, क्योंकि मैंने अभी आपको यही बताया। तो अब फिर आप यूं समझें कि इसके और इसके बीच में क्या आ गया? रिवाइज स्टैंडर्ड। तो जब आप इसका और इसका फर्क देखते हैं तो प्लानिंग वेरिएंस है, सॉरी ऑपरेशनल वेरिएंस है, और जब आप इसका और इसका फर्क देखते हैं तो प्लानिंग वेरिएंस है। अब आप इसी तरीके से मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस को भी आसानी से बगैर रट्टा लगाए आप लॉजिकली इसको समझें कि जो मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस है वो डिफरेंस है एक्चुअल क्वांटिटी का और स्टैंडर्ड क्वांटिटी का, और इससे मल्टीप्लाई करना होता है स्टैंडर्ड प्राइस को। अब मैं चाहता हूं कि प्लानिंग वेरिएंस का फॉर्मूला बन जाए और ऑपरेशनल का फॉर्मूला बन जाए। तो प्लानिंग वेरिएंस का फॉर्मूला ऐसा बनेगा, अब चूंकि स्टैंडर्ड प्राइस का तो मैं वेरिएंस देख नहीं रहा, इसको तो मैंने रिवाइज नहीं करना। प्लानिंग वेरिएंस के लिए क्या होगा, मैं स्टैंडर्ड को रिवाइज करूंगा, तो रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस स्टैंडर्ड क्वांटिटी, ये प्लानिंग वेरिएंस हो जाएगा। और अगर मैं एक्चुअल क्वांटिटी को रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी से कंपेयर करता हूं और फिर भी फर्क आ रहा है तो वो फिर ऑपरेशनल वेरिएंस होगा। मैं किसी भी फॉर्मूला को, चाहे वो लेबर रेट का हो, लेबर एफिशिएंसी का हो, सेल्स वॉल्यूम का हो, किसी को भी मैं कन्वर्ट कर सकता हूं। तो लेट्स से एक दफा आपके लिए मैं फाइनली सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस को प्लानिंग और ऑपरेशंस में कन्वर्ट करता हूं। तो सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता है? एक्चुअल क्वांटिटी माइनस बजटेड क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड प्रॉफिट मार्जिन। अच्छा, अब मैं इसका प्लानिंग का फॉर्मूला बनाना चाहता हूं, तो मैं क्या करूंगा, स्टैंडर्ड प्रॉफिट मार्जिन यूं ही रहने दो, बजटेड क्वांटिटी ठीक है ये हो नहीं, लेकिन मैं एक्चुअल की बजाय रिवाइज बजटेड क्वांटिटी ले लूंगा और मैं अब इसका ऑपरेशनल वेरिएंस निकालना चाहता हूं। तो मैं क्या करूंगा, मैं एक्चुअल क्वांटिटी तो लूंगा लेकिन बजटेड क्वांटिटी रिवाइज वाली लूंगा, तो फिर ये आ जाएगा ऑपरेशनल वेरिएंस। तो आप ये देखें कि मैंने आपको सिर्फ ये समझाया है कॉन्सेप्ट से कि एक्चुअल और रिवाइज स्टैंडर्ड का फर्क ऑपरेशनल वेरिएंस होता है और स्टैंडर्ड और रिवाइज स्टैंडर्ड का फर्क प्लानिंग वेरिएंस होता है। आप अपने फॉर्मूलाज में सिर्फ एक चीज ऐड कर लें और वो क्या है? रिवाइज्ड स्टैंडर्ड। तो खुद ब खुद ही तमाम वेरिएंसेस स्प्लिट हो जाते हैं प्लानिंग और ऑपरेशनल में। अब अगर आपको ये बातें समझ आ गई हैं, मिक्स यील्ड, प्लानिंग, ऑपरेशनल, एक जनरल अप्रोच, अभी मैंने आपको ऑब्वियसली क्वेश्चन नहीं करवाया लेकिन जनरल अप्रोच आपको क्लिक कर जानी चाहिए, और मैं अगले जितने भी क्वेश्चन करूंगा वो इसी अप्रोच से करूंगा। माय अप्रोच विल बी कंसिस्टेंट अक्रॉस ऑल क्वेश्चंस। सो योर कमेंट्स and your questions. So now I'm waiting for your comments and questions. अच्छा जी, नो कमेंट्स। नो कमेंट्स का मतलब
लास्ट स्लाइड जी, ये है लास्ट स्लाइड इकरा, सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस की। चलें इसे देख लें आप। और नो कमेंट्स क्या होता है, कोई कमेंट तो होने चाहिए ना, आपको समझ आया नहीं आया, बहुत अच्छा समझ आया, कोई कमेंट तो होना चाहिए। मैं बोल बोल के थक गया और आप कह रहे हैं नो कमेंट। अच्छा जी, चलें देखें ना, ये होता कमेंट। नजम ने कहा है कि लास्ट पार्ट बहुत अच्छा क्लियर हुआ है। ठीक है जी। अच्छा, अब लोग तारीफें करना शुरू हो गए हैं, मैंने ये भी नहीं कहा कि आप तारीफें करना शुरू हो जाओ, खैर यही मैं कहना चाह रहा था। ठीक है जी, तो अब आपने ना बस यही करना है कि अपने जहन में एक अप्रोच बिठा लेनी है। बेशक एक दफा मेरी वीडियो दोबारा सुन लें, आपके जहन में खुद ही बैठ जाएगी। ठीक है, तो अब मैं ना आपको अब क्वेश्चंस करते हैं। अब ये जितना कुछ भी मैंने आपको सिखाया ना, अब आप इसको प्रैक्टिकली होते हुए देखेंगे। ठीक है, और मैं इसी तरीके से इसी अप्रोच के साथ आपको प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा। तो मैं जरा एक क्वेश्चन पे चला जाऊं और फिर उसके बाद हम इसको करना स्टार्ट करते हैं। तो ये मटेरियल मिक्स एंड यील्ड वेरिएंस का सवाल है और ये सवाल है। ठीक है जी, तो अब जरा इसको अटेम्प्ट करते हैं। अटेम्प्ट करने का तरीका क्या है? अच्छा चले पहले एक दफा सवाल पढ़ लेते हैं। वो ये कहता है कि एक कंपनी है जो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग सिस्टम ऑपरेट करती है और इन्होंने 1000 यूनिट बनाने का एक स्टैंडर्ड सेट किया कि 1000 यूनिट बनाने हैं तो मटेरियल ए बी सी, ये 3 ग्रेड के मटेरियल हैं। जाहिर बात है ए ग्रेड मटेरियल अच्छा होगा, महंगा होगा, बी ग्रेड मटेरियल थोड़ा सस्ता है, सी ग्रेड मटेरियल उससे भी सस्ता है। तो इन्होंने कहा जी 600 केजी ए ग्रेड के यूज करेंगे, 240 केजी बी ग्रेड के यूज करेंगे और 360 केजी सी ग्रेड के यूज करेंगे। तो हम इस कॉम्बिनेशन में, अच्छा इसमें बी ग्रेड जो है वो ज्यादा महंगा है, तो बहरहाल वो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कॉम्बिनेशन बनाया है इन्होंने। अच्छा, उसके बाद ये लिखा है कि इन्होंने अप्रैल में 21,000 यूनिट टोटल बनाए हैं और उस पे जो एक्चुअल मिक्स इन्होंने यूज किया है वो इस तरीके से किया है। ठीक है, तो ये बेसिकली एक्चुअल क्वांटिटी एक्चुअल मिक्स है। नॉर्मली क्वेश्चन आपको एक्चुअल क्वांटिटी एक्चुअल मिक्स खुद बताता है। अब आपने बड़ा केयरफुली इसको फॉलो करना है। अगर आपको मेरे साथ ही समझ आ गई तो समझें, इसके बाद आपको कुछ और समझने की जरूरत नहीं है। हम यहां से स्टार्ट करेंगे। हम क्या कैलकुलेट करने जा रहे हैं? हम मटेरियल मिक्स वेरिएंस कैलकुलेट करने जा रहे हैं। मटेरियल मिक्स वेरिएंस स्टार्ट यहीं से लेना है आपने, एक्चुअल क्वांटिटी एक्चुअल मिक्स से ही स्टार्ट लेना है। ये क्वेश्चन में गिवन होती है एक्चुअल क्वांटिटी एक्चुअल मिक्स। तो 3 तरह के मटेरियल हैं, ए बी सी, और एक्चुअल क्वांटिटी एक्चुअल मिक्स आपको दी हुई है। 14,000 केजी, 5500 केजी और 5500 केजी। अच्छा, ये लेने के बाद आपने फौरन एक काम करना है और वो ये करना है कि आपने इसका टोटल ले लेना है। इसका टोटल ले लेना है, तो इसका टोटल बनता है 25,000 केजी। 25,000 केजी। अब आपको मैंने बताया कि मैंने मिक्स वेरिएंस निकालने के लिए ये देखना है कि अगर यही क्वांटिटी मैं स्टैंडर्ड मिक्स के हिसाब से यूज करता तो कितनी होनी चाहिए थी। अब चूंकि क्वांटिटी यही है, एंड आई रिपीट द वर्ड, चूंकि क्वांटिटी यही है, तो आपने फौरन नीचे 25,000 का टोटल लिख देना है। अगर आप ये स्टेप स्किप कर गए ना, ये मिस हो गया आपसे स्टेप, तो आप कहीं और फंस जाएंगे। इसलिए आपने इस स्टेप को एक नोट कर लें किसी जगह पे कि चूंकि क्वांटिटी सेम है तो आपने ये जो पहले कॉलम का टोटल है ये दूसरे कॉलम में लिख देना है। अच्छा, अब हमने क्या करना है? अब हमने कहा कि अब हम इसको स्टैंडर्ड मिक्स के हिसाब से लिखेंगे। तो मुझे यहाँ पे अब स्टैंडर्ड मिक्स नोट करना है। तो अब मैं ना यहाँ पे प्रोपोर्शंस बना लेता हूँ। मैं स्टैंडर्ड मिक्स यहाँ पे प्रोपोर्शन बना लेता हूँ। तो यहाँ पे मुझे स्टैंडर्ड मिक्स नोट करना पड़ेगा।
तो अगर मैं 600 और 240 और 360 को जमा करूं तो ये 1200 बनता है, और 1200 को अगर मैं 600 पे तकसीम करूं तो ये 50% बनता है, और अगर मैं 240 को 1200 पे तकसीम करूं तो ये कितने परसेंट बनता है? 20% बनता है जी, 20% बनता है, और जो अगला है वो 30% बनता है। अब मैंने यहाँ से क्या नोट किया है? मैंने यहाँ से स्टैंडर्ड मिक्स नोट कर लिया, और वो क्या आया? 50%, 20%, 30%। तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे ये वाली परसेंटेजेस नोट कर लूंगा, 50%, 20%, 30%, और क्विकली मैं 25,000 का 50% ले लूंगा, 25,000 का 20%, 5,000, 25,000 का 30%, ये कितना बना जी? 7500। ये मैंने ले लिया। तो मैंने क्या किया, मैंने एक्चुअल क्वांटिटी एक्चुअल मिक्स के हिसाब से ली, लेकिन फिर मैंने उसको कन्वर्ट किया कि अगर यही क्वांटिटी मैं अपने स्टैंडर्ड मिक्स के हिसाब से यूज करता, जो हमने तय किया था कि हम 50% ए मटेरियल यूज करेंगे, ए ग्रेड मटेरियल, 20% बी ग्रेड और 30% सी ग्रेड, तो कितनी क्वांटिटी होनी चाहिए थी? अब मैंने इन दोनों का फर्क लेना है, आधे से ज्यादा मसला मेरा हल हो गया। अब मैंने इन दोनों का फर्क लेना है। फर्क जब मैं लूंगा तो ए ग्रेड मटेरियल का फर्क 1500 आएगा, बी ग्रेड मटेरियल का फर्क 500 आएगा, सी ग्रेड मटेरियल का फर्क 2000 आएगा। अच्छा, अब इसको साथ साथ इसके साथ हम वो भी लगा देते हैं, हमने स्टैंडर्ड से ज्यादा क्वांटिटी इस्तेमाल की एडवर्स, हमने स्टैंडर्ड से ज्यादा क्वांटिटी इस्तेमाल की एडवर्स, हमने स्टैंडर्ड से कम क्वांटिटी इस्तेमाल की फेवरेबल, और फिर इसके बाद हमने इसको स्टैंडर्ड प्राइस से मल्टीप्लाई करना है। स्टैंडर्ड प्राइस हमें दी होती है 1.1, 2.4, 1.5, तो मैं इसको 1.1 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 2.4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा और 1.5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो मेरे पास जो जवाब आएगा मैं उसे कहूंगा मिक्स वेरिएंस। तो हमारा एक वेरिएंस हो गया, 1500 के 1.1 से मल्टीप्लाई किया 1650 एडवर्स, 500 को 2.4 से मल्टीप्लाई किया 1200 एडवर्स, और 2000 को 1 से मल्टीप्लाई किया 300 फेवरेबल, और अगर मैं इन सारों को नेट कर लूं तो 150 फेवरेबल। तो हम कहना क्या चाह रहे हैं, अब इसको जरा हम इंटरप्रेट भी कर लेते हैं। हम कहना चाह रहे हैं कि हमने जो मिक्सचर चेंज किया अपना, स्टैंडर्ड से हट के जो हमने मिक्सचर लगाया, उससे ओवरऑल हमें $150 का फायदा हुआ। ठीक है, ये आप खैर नजर मार के ही देख लें। अगर आप नजर ही मारें क्वेश्चन के ऊपर तो डेफिनेटली हमने एक ऐसा मटेरियल जो सबसे सस्ता था वो हमने डेफिनेटली ज्यादा यूज किया है। तो जब आप सस्ते मटेरियल को ज्यादा यूज करेंगे और एक्सपेंसिव मटेरियल को कम यूज करेंगे तो नेचुरली आप मिक्स करने में पैसे बचाएंगे। लेकिन अब आपको इसका इम्पैक्ट अभी हम देखेंगे, इसका इम्पैक्ट हमें कहीं ना कहीं यील्ड में आएगा। जब हम सस्ता मटेरियल ज्यादा यूज करेंगे और महंगा कम यूज करेंगे तो यील्ड में इम्पैक्ट आएगा, उससे आउटपुट कम आएगी। तो मैं जरा एक दफा फिर रिपीट कर देता हूँ कि हमने क्या किया, हमने क्वेश्चन में से एज इट इज एक्चुअल क्वांटिटी एक्चुअल मिक्स ले ली, उसके बाद एकदम इसका टोटल इधर लिखा, और उसके बाद हमने इसको स्टैंडर्ड मिक्स के हिसाब से कन्वर्ट कर लिया। अगर ये दो कॉलम आपके अच्छे बन गए तो सारा क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा। आगे आपने डिफरेंस निकालना है, स्टैंडर्ड प्राइस से मल्टीप्लाई करना है और वेरिएंस आ जाएगा। अच्छा, अब यील्ड वेरिएंस निकालने के लिए आधा काम हमारा हुआ हुआ है। आधा काम इस तरीके से हुआ हुआ है कि हमने इसको, ये जो दूसरा कॉलम मैंने बनाया था, दूसरा कॉलम, और वो कौन सा था, एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड मिक्स, ये कॉलम हम एज इट इज ले लेंगे। मैं आपको बार बार कहता हूं कि वेरिएंस को ना हम स्प्लिट कर रहे होते हैं, दो टुकड़ों में तकसीम कर रहे होते हैं, और उसका सेंटर पॉइंट जरूर होता है। तो बेसिकली ये जो दूसरा कॉलम है एक्चुअल क्वांटिटी स्टैंडर्ड मिक्स, ये उसका सेंटर पॉइंट है, ये दोनों में आ रहा है। तो ये आप एज इट इज लिख लें, 12,500, 5,000 और 7,500, ये आप एज इट इज लिख लें। अब इसको आपने कंपेयर करना है स्टैंडर्ड क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड मिक्स से, इससे आपने कंपेयर करना है। तो अब यहाँ पे आप देखें कि स्टैंडर्ड क्वांटिटी अगर आप इस्तेमाल करते स्टैंडर्ड मिक्स के हिसाब से तो वो कितनी बनती थी। तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड मिक्स, ये अब हमें देखनी पड़ेगी। तो मुझे बता सकता है जी स्टैंडर्ड क्वांटिटी स्टैंडर्ड मिक्स कितनी। This conference will now be recorded. तो अब हम यहाँ पे थे, तो मैंने आपसे पूछा था कि स्टैंडर्ड क्वांटिटी स्टैंडर्ड मिक्स कितनी होगी, उस पर नजम का जवाब आया था। अब जरा इसको भी गौर से समझ लें
कि स्टैंडर्ड क्वांटिटी का ताल्लुक हमेशा एक्चुअल प्रोडक्शन से होता है। ये पॉइंट आपने नहीं भूलना, एक्चुअल प्रोडक्शन से या एक्चुअल आउटपुट से। ठीक है, आउटपुट का वर्ड यूज कर लेते हैं क्योंकि यील्ड का वेरिएंस है तो आउटपुट इज अ बेटर वर्ड। ये आपने नहीं भूलना कि स्टैंडर्ड क्वांटिटी का ताल्लुक जो है वो एक्चुअल आउटपुट से है, और एक्चुअल आउटपुट यहाँ पे 21,000 यूनिट है। तो आपने फौरन इस एक्चुअल आउटपुट को जहन में लेके आना है। अच्छा, अब इसके बाद हम इनपुट्स देख लेते हैं। अच्छा, अब आप ये भी गौर से देखें कि जो इनपुट्स है ना, ये दी हुई हैं पर 100। तो ये अब आपने इसको भी जहन में रखना है कि ये इनपुट्स पर पर 1000 यूनिट्स इनपुट दी हुई है। तो अगर मैं इस इनपुट को पर यूनिट लेके आऊं तो पर यूनिट ये 0.6 kg है, पर यूनिट ये 0.24 kg है, और पर यूनिट ये 0.36 kg है। तो दो काम आपने करने हैं स्टैंडर्ड क्वांटिटी निकालने के लिए। एक तो आपने एक्चुअल आउटपुट नोट कर लेनी है, दूसरा आपने पर यूनिट, अगर तो पर यूनिट दी हुई है तो फिर तो कुछ नहीं करना, लेकिन अगर पर यूनिट नहीं दी हुई है, पर 1000 यूनिट दी हुई है, पर 2000 यूनिट दी हुई है, तो आपने इसको पर यूनिट पे कन्वर्ट करना। क्योंकि जब आप ये कर लेंगे तो फिर आपके लिए मसला आसान हो जाएगा, क्योंकि फिर आपने करना क्या है, आपने अब सिर्फ मल्टीप्लाई करना है 21,000 को 0.6 से। सो 21,000 मल्टीप्लाई बाय 0.6, तो ये हो जाएगा 12,600। और फिर आपने 21,000 को मल्टीप्लाई करना है 0.24 से, तो ये हो जाएगा 5,040। और फिर उसके बाद आपने 21,000 को मल्टीप्लाई करना है 0.36 से, और वो हो जाएगा 7,560। और फिर आप यहाँ पे आपने इसका डिफरेंस ले लेना है। तो यहाँ पे 100 का डिफरेंस आ रहा है, एक्चुअल क्वांटिटी कम है, फेवरेबल। यहाँ पे 40 का डिफरेंस आ रहा है, एक्चुअल क्वांटिटी कम है, फेवरेबल। यहाँ पे 60 का डिफरेंस आ रहा है, एक्चुअल क्वांटिटी कम है, फेवरेबल। तो ये तीनों फेवरेबल हो गए। उसके बाद आपने इसको प्राइस से मल्टीप्लाई कर देना है। ये 1.1 है, ये 2.4 है, ये 1.5 है। जब आप ये मल्टीप्लाई करते हैं ये 110 हो जाता है, और ये हमारा कॉलम यील्ड वेरिएंस का आ गया। ये 110 हो जाता है, और फिर उसके बाद 40 को 2.4 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 96 हो जाता है, ये 90 हो जाता है। इन सारों को जमा कर लो, प्लस 90 प्लस 110, तो इसका जो फाइनल आंसर आता है वो 296 फेवरेबल आता है। यील्ड वेरिएंस का आंसर 296 फेवरेबल आता है। ठीक है, ये वैसे ऐसा बहुत रेयर होता है कि आपका मिक्स वेरिएंस भी फेवरेबल हो और यील्ड भी फेवरेबल हो। नॉर्मली ये एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे होते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन में अगर है तो क्वेश्चन का डाटा कुछ इसी तरीके से है। तो अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा दोबारा बता दूं, एक आपने एक्चुअल क्वांटिटी एक्चुअल मिक्स ले लिया, उसके बाद आपने एक्चुअल क्वांटिटी स्टैंडर्ड मिक्स ले लिया, इसको आपने दोबारा कॉपी कर लिया नीचे, और फिर फाइनली जिस चीज पे आपको प्रॉब्लम हो सकती है वो स्टैंडर्ड क्वांटिटी स्टैंडर्ड मिक्स है। उसके लिए मैंने आपको बताया है कि आपने एक्चुअल आउटपुट को देखना है, और फिर उसके बाद जो पर यूनिट इनपुट्स हैं उससे मल्टीप्लाई कर देना है, तो आपके पास स्टैंडर्ड क्वांटिटी स्टैंडर्ड मिक्स आ जाएगी। बाकी अगर आप ये दो कॉलम्स सक्सेसफुली बना लेते हैं तो फिर डिफरेंस और मल्टीप्लाई करना मुश्किल नहीं रह जाता। तो ये आपके हो गए मटेरियल मिक्स और यील्ड वेरिएंस। ठीक है, तो इसी तरीके से लेबर के हैं, इसी तरीके से सेल्स के हैं, बिल्कुल यही इसी तरीके से कॉलम्स बनेंगे। कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें, अदरवाइज मैं जरा अगले किसी एग्जाम्पल पे चलता हूँ। फर्दर आगे क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 है। इसके अंदर बिल्कुल उसी तरीके से आपने यील्ड वेरिएंस निकालना है। मेरे ख्याल में यही क्वेश्चन मैं भी करा रहा था। टेस्ट 10 है, इसके अंदर आपने मिक्स यील्ड निकालना है। ये आप खुद कर सकते हैं क्योंकि हमने ज्यादा अब एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करनी है। इंटरप्रिटेशन मैंने आपको बता दी, आगे देखते हैं जी क्या है। पॉइंट 06 कैसे आया जी? 0.06, 0.06 नहीं, 0.6, 0.6 इसको डिवाइड करने से आया 600 बाय 1000, और 240 बाय 1000, और 360 बाय 1000। ठीक है जी, तो ये इस तरीके से आया। अच्छा, आगे
sales mix and quantity variances. तो उसी तरीके से बिल्कुल वही मेथडोलॉजी यूज करते हुए हम सेल्स के मिक्स और क्वांटिटी वेरिएंसेस निकालेंगे, ठीक है। तो मुझे वैसे लग नहीं रहा कि हमारे पास इतना टाइम है कि हम इसको, मुझे लगता ये है कि 1 घंटे का सेशन कम से कम कल करना पड़ेगा। वैसे तो कल ऑफ है 3 दिन, बट मुझे ये वाइंड अप करना है आपका क्वांटिटी और ऑपरेशनल वेरिएंसेस खास तौर पे, और कुछ एमसीक्यूज भी देखने हैं। सो व्हाट डू यू सजेस्ट जी, 1 घंटा कल कर लें या आप कहते हैं कि अभी बस इसको स्ट्रेच करें 15 20 25 मिनट और इसको मुका दें? कौन सा मैच है जी? मैच है, मैच की रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा, अभी कर लें। कल एसएमए भी है, हाँ जी कल बिल्कुल एसएमए भी है, बल्कि परसों से तो मेरा एसएमए का क्रैश कोर्स भी स्टार्ट हो रहा है, तो इतनी सारी चीजें हैं, थक गए हैं। चलो मेरे ख्याल में सेल्स वेरिएंस कर लेते हैं, बस प्लानिंग और ऑपरेशनल और थोड़ी सी प्रैक्टिस हर कर लेंगे, बीच की गेम कर लेते हैं, ठीक है। तो हाँ, नो मोर कैपेसिटी, तो कैपेसिटी बढ़ाए ना, कैपेसिटी बढ़ेगी तो फेवरेबल रिजल्ट आएंगे आपके एग्जाम में। एफिशिएंसी भी बढ़ानी है, कैपेसिटी भी बढ़ानी है, दोनों बढ़ाएंगे तो फेवरेबल रिजल्ट आएंगे। कैरी ऑन। अच्छा जी, अब असल में तो थकने की वजह से मेरा एरर होने के चांसेस ज्यादा है। तो यहाँ पे देर आर 3 प्रोडक्ट्स बी आर के, और उनका जो सेलिंग प्राइसेस हैं वो दी हुई हैं 14, 15, 18, और उसके बाद उसका मटेरियल और उसकी लेबर दी हुई है, और उसके बाद इसके आवर्स दिए हुए हैं, और आपको सेल्स प्राइस वेरिएंस, सेल्स वॉल्यूम, प्रॉफिट वेरिएंस, मिक्स प्रॉफिट और क्वांटिटी, ये सारे सेल्स के वेरिएंसेस पूछे हुए हैं, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं सेल्स प्राइस वेरिएंस से। तो बेसिकली यहाँ पे सेल्स के तमाम वेरिएंस अब आ जाएंगे। तो सेल्स प्राइस वेरिएंस, अच्छा ये बड़ा वैसे लंबा चौड़ा सवाल है, इसमें 3-3 प्रोडक्ट्स हैं और 3-3 प्रोडक्ट्स के हमने सेल्स प्राइस वेरिएंस जो है वो निकालने हैं, और तीनों के अलग ही निकालने हैं, बी आर और के। सो एक्चुअल प्राइस माइनस स्टैंडर्ड प्राइस मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल क्वांटिटी सोल्ड, एक्चुअल प्राइस माइनस स्टैंडर्ड प्राइस मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल क्वांटिटी सोल्ड, और एक्चुअल प्राइस माइनस स्टैंडर्ड प्राइस मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल क्वांटिटी सोल्ड। तो प्राइसेस दी हुई हैं, प्राइसेस दी हुई हैं, ये एक्चुअल सेलिंग प्राइसेस हैं 14.5, 15.5 और 19, और स्टैंडर्ड जो प्राइसेस हैं वो कहीं ऊपर दी हुई है 14, ये यहाँ पे दी हुई है 14 और 15 और 18, और एक्चुअल क्वांटिटी सोल्ड जो है वो यहाँ पे नीचे दी हुई है 9500, 13500 और 8500। तो सवाए थकाने के इस सवाल में कोई खास इशू नहीं है। तो बेसिकली कैपेसिटी चेक कर रहा है आपकी, एफिशिएंसी नहीं चेक कर रहा, कैपेसिटी चेक कर रहा है। तो इसका जवाब है 4750 फेवरेबल, 6750 फेवरेबल
और 8500 फेवरेबल। ये तो हो गया प्राइस वेरिएंस। अब इसके बाद आएगा सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस। अगेन BRK तीनों एक्चुअल क्वांटिटी माइनस बजट क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड प्रॉफिट मार्जिन, ठीक है। ये अक्रॉस सेम फॉर्मूलाज। अगेन कैपेसिटी चेक हो रही है आपकी। तो एक्चुअल क्वांटिटी कितनी है? एक्चुअल क्वांटिटी गिवन है 9500, 9500, 9500। बजट क्वांटिटीज दी हुई है क्वेश्चन में 10,000, 13,000, 9,000 और स्टैंडर्ड प्रॉफिट मार्जिन। अच्छा, अब इस सवाल में एक ऐसी चीज है स्टैंडर्ड प्रॉफिट मार्जिन जो जरा कॉम्प्लिकेटेड है। मैं अब टाइम बचाने के लिए स्टैंडर्ड प्रॉफिट मार्जिन की कैलकुलेशन यहाँ पे नहीं कर रहा। हम इतने अरसे से बीइंग कॉस्ट अकाउंटेंट और मैनेजमेंट अकाउंटेंट, प्रॉफिट हमें कैलकुलेट करना आता है। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, सेलिंग प्राइस में से मटेरियल की कॉस्ट माइनस करनी है, लेबर की कॉस्ट माइनस करनी है, ओवरहेड जिस तरीके से कहे हुए हैं वो माइनस करने हैं, तब जाके स्टैंडर्ड प्रॉफिट मार्जिन आएगा। तो मैं यहाँ पे जो इन्होंने स्टैंडर्ड प्रॉफिट मार्जिन सोल्यूशन में दिया हुआ है, मैं सिर्फ वो यहाँ पे लिख रहा हूँ 4, 3 और 5। सो बेसिकली हम मिक्स और यील्ड को समझना चाह रहे हैं, तो उसके लिए स्टैंडर्ड प्रॉफिट मार्जिन आप खुद से कैलकुलेट कर लीजिएगा। तो यहाँ पे आप जब ये कैलकुलेट करते हैं तो सेल्स वॉल्यूम के जो वेरिएंसेस आ रहे हैं वो 2000 एडवर्स, 1500 फेवरेबल और 2500 एडवर्स ये आ रहे हैं। तो इसके बाद अब हमने वो काम करना है जिसके अंदर हमने सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस को फिर एनालाइज करना है इनटू सेल्स मिक्स एंड यील्ड। सेल्स मिक्स एंड यील्ड। तो सबसे पहले सेल्स मिक्स की बात करते हैं। तो सेल्स मिक्स के लिए हमने एक्चुअल क्वांटिटी एक्चुअल मिक्स के हिसाब से देखनी है और एक्चुअल क्वांटिटी स्टैंडर्ड मिक्स के हिसाब से देखनी है कि वो बिकनी मिक्स के हिसाब से कितनी बिकनी चाहिए थी। तो जो एक्चुअल क्वांटिटी एक्चुअल मिक्स है वो तो ये है 9500, ठीक है, 9500 ये दी हुई है BRK। हमने बेचा किस तरीके से, हमने इस प्रोपोर्शन से बेचा 9500, 13,500 और 8,500। और हमने स्टैंडर्ड मिक्स के हिसाब से इसको किस तरीके से बेचना था, एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड मिक्स। तो मैंने आपको एक गाइडेंस दी थी और मैंने कहा था कि आपने ये फौरन टोटल कर लेना है। तो यहाँ पे भी वैसे ही होगा। एक्चुअल क्वांटिटी चेंज है लारेब, आप क्या कहना चाह रही हैं, कौन सी एक्चुअल क्वांटिटी चेंज है? एक्चुअल क्वांटिटी चेंज है, कौन सी एक्चुअल क्वांटिटी चेंज है? किस क्वेश्चन की बात कर रही हैं, पिछली रिक्वायरमेंट की, इस रिक्वायरमेंट की? जरा क्लियर कर दें सो दैट आई कैन प्रोसीड फॉरवर्ड। सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस, सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस। ओ अच्छा ठीक है, गॉट इट। ये मैंने सारी एक जैसी लिख दी है ना। तो अब यही होता है ना जब आप, तो एनीवेज आपको समझ आ गई होगी कि यहाँ पे एक्चुअल क्वांटिटी हमने क्या लिखनी है। यहाँ पे हमने 13,500 लिखना था और यहाँ पे हमने 8,500 लिखना था। सो थैंक यू फॉर द करेक्शन। अच्छा जी, अब असल में तो हम ये सीख रहे हैं ना, सारी एफर्ट हमने इसके लिए की है। तो आपने क्या करना है, आपने इसका टोटल यहाँ पे लिख देना है। टोटल बनता है 31,500 और फिर मैंने आपको कहा था कि टोटल यहाँ पे भी लिख देना है, क्योंकि देखें यहाँ पे ये एक्चुअल क्वांटिटी है ना, इसका तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब सिर्फ मिक्स का देखना है। तो मिक्सचर आपको यहाँ से पता लगेगा, ये देखें ये मिक्स आपको यहाँ से पता लगेगा। तो स्टैंडर्ड मिक्स हमारा क्या था कि 10,000 अगर हम बी के बेचते हैं, 13,000 आर के और 9,000 के, तो 10,000 जमा 13,000 जमा 9,000 ये बनता है 31,000, सॉरी ये बनता है 32,000। तो 31,500 को मैंने इसको 10/32 करना है, ठीक है, 10/32, 10 ये हो गया, मैं जरा 3 जीरो जोड़ा रहा हूँ और 32 इन टोटल। तो अगर मैं 31,500 का 10/32 करूं तो मेरे पास यहाँ पे आता है 948
9843.75 9843.75। और अगर मैं इस 31,500 का 13/32 लूं तो मेरे पास आता है 12,796.875। ये जरा फिगर्स बस इस वक्त आप गुजारा करें इसके साथ। और अगर मैं 31,500 का 9/32 लूं तो ये आता है 8859.375। ये दो पार्ट्स अगर आपको समझ आ गए ना, दो भी नहीं, ये वाला सिर्फ, तो आपका बहुत बड़ा मसला हल हो जाएगा, क्योंकि इसके बाद आपने करना कुछ नहीं होता। इसके बाद आपने डिफरेंस लेना होता है, उस डिफरेंस को प्रॉफिट मार्जिन से मल्टीप्लाई करना होता है, तो हमारे पास वेरिएंस आ जाता है। मैं जरा टाइम को देखते हुए इस डेप्थ में नहीं जाता। ये जो पहले दो कॉलम है ये बड़े इंपॉर्टेंट है, यहीं से मसला हल हो जाता है। अच्छा, दूसरा है यील्ड क्वांटिटी वेरिएंस। तो क्वांटिटी वेरिएंस निकालने के लिए एक कॉलम तो यही होगा। सो क्वांटिटी वेरिएंस निकालने के लिए एक कॉलम तो यही वाला होगा, और ये कौन सा कॉलम है? एक्चुअल क्वांटिटी इन स्टैंडर्ड मिक्स। तो मैं क्या करूंगा, मैं ये सारी एज इट इज कॉपी कर लूंगा इंफॉर्मेशन। तो जब मैं इसको कॉपी करता हूँ तो ये मेरे पास ये वाली इंफॉर्मेशन जो मैंने अभी ऊपर ली थी 9843.75 ये ले लिया, और मैंने 12796.875 ये ले लिया, और मैंने 8859.375 ये ले लिया। ये एज इट इज आ गया। अब फाइनली मैंने ये देखना था कि बजटेड क्वांटिटी इन स्टैंडर्ड मिक्स कितनी थी, तो वो तो खुद दी होती है। तो ये बेसिकली बजटेड क्वांटिटी इन स्टैंडर्ड मिक्स है। तो सेल्स वेरिएंस में तो हमारा मसला और भी आसान हो जाता है। ये मैंने यहाँ पे लिख दिया, और फिर उसके बाद वही वाली बात कि मैंने डिफरेंस लेना है, और डिफरेंस लेने के बाद इसको प्रॉफिट मार्जिन से मल्टीप्लाई करना है, तो मेरे पास वेरिएंस आ जाएगा। तो अगर आपको ये दो कॉलम समझ आ गए हैं, ये वाले दो, तो फिर आपको डेफिनेटली आपका सवाल गलत नहीं होगा। तो बस इतना ही मैं आपको ये करवा देता हूँ, और इतना ही बेसिकली पूरे कॉन्सेप्ट के लिए काफी है। अगर कोई क्वेश्चन है तो क्विकली पूछ लें। सेशन में यहाँ पे क्लोज करता हूँ। कल फिर मेरे ख्याल में मुझे 1 घंटे का सेशन करना पड़ेगा प्लानिंग और ऑपरेशनल वेरिएंस पे, और थोड़े बहुत एमसीक्यूज हम देख लेंगे। बाकी मैं प्रैक्टिस पोर्टल पे डाल दूंगा, वहां से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। फिर हमारा फ्राइडे सैटरडे ऑफ होगा। जिन लोगों ने जरा लेट ज्वाइन किया है, या जो लोग अभी कैचअप कर रहे हैं, वो जरा फ्राइडे और सैटरडे को कैचअप कर लेंगे, और संडे को फिर हम जो है अगला टॉपिक पढ़ेंगे। तो आई होप दिस मेक सेंस टू यू, और अगर कोई इशू है तो बता दें। अच्छा, मैं इससे पहले पूछता तो लोगों ने पहले लिख दिया नो क्वेश्चन नो क्वेश्चन। और एक क्वेश्चन आया जी, BQSQ अगेन, BQSQ अगेन, BQSQ। हाँ, BQSQ तो बहुत आसान है। ये जो यहाँ पे बजटेड वाला फिगर दिया हुआ है, इसी को BQSQ कहते हैं। तो ये जो आपको दिया हुआ है ये बजटेड भी है, ठीक है, ये बजटेड क्वांटिटी भी है। ये यहाँ पे देखें बजटेड लिखा हुआ है, और ये मिक्स भी यहाँ पे स्टैंडर्ड मिक्स के हिसाब से ही है, क्योंकि जो मिक्स हमने तय किया था ये उसके हिसाब से ही है। तो बेसिकली यही BQSQ है, और ये हमेशा हर सवाल में ऐसे ही होता है। ठीक है, तो सर सिलेबस पहला 30 से कंप्लीट हो जाए तो अब देख लें जी हम कितनी स्पीड से चल रहे हैं। तो अगर आपने ओवर स्पीडिंग करनी है तो मैं ओवर स्पीडिंग करा दूंगा। आपको मेरी स्पीड का भी आइडिया हो गया है। मेरे लिए तो अगले 4 दिन में सिलेबस पढ़ाना कोई मसला नहीं है। आप फिर उसको कैसे एब्जॉर्ब करेंगे? तो मेरे ख्याल में बड़ा फेयर सा टाइम टेबल बना हुआ है। 6 तक आपका खत्म हो जाएगा। आपके पेपर मुझे नहीं लगता 15 से पहले होने हैं। तो आराम से चलें, 6 तक सुकून से करें, और उसके बाद मॉक एग्जाम दें, और दैट्स इट। तो मैंने जो टाइम टेबल बनाया था वो बड़ा रीजनेबल है। मेरा नहीं ख्याल उस पर ओवर स्पीडिंग करने की जरूरत है। देखें, अभी आपको पीछे 40 क्वेश्चन एक दिए हुए हैं, 40 एक दिए हुए हैं, 100 क्वेश्चन की डेटा बैंक पहले है, अभी 50 क्वेश्चन की डेटा बैंक अभी ये आ जाएगा। तो अगर तो आप स्पीड के चक्करों में ये सारी चीजें छोड़ रहे हैं तो फिर इस सारे सेशन का कोई फायदा नहीं है। ये सेशन रखा ही इसलिए था कि आपने प्रैक्टिस करनी है। तो अपने आप को प्रैक्टिस का टाइम दें, वो सारे क्वेश्चंस पोर्टल वाले करें, उसके बाद भी मैंने अच्छी खासी आपको प्रैक्टिस देनी है। तो देयर इज नो पॉइंट ओवर स्पीडिंग, राइट? आपको समझ आ गई होगी। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।